सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो से इवोस एकेडमी आप लोगों के लिए शुरू कर रहा है मिशन एलडीसी 2026 मॉडल पेपर सीरीज, जो कि आपकी एलडीसी बनने में नींव का पत्थर साबित होने वाली है। और ये मॉडल पेपर सीरीज आपकी एग्जाम तक नॉन स्टॉप चलने वाली है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो शुरू कर लेते हैं अपने आज का पहला ही मॉडल पेपर, जो कि जीके स्पेशल रहने वाला है। और इस मॉडल पेपर सीरीज की एक खास बात बता देता हूं, इसमें आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इसमें आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इसमें आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, इसमें आपका विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और तो और आपके मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। तो इस मॉडल पेपर सीरीज के सभी मॉडल पेपर्स के जो वीडियोज हैं उनको आपको देखना है। अब देखो ज़्यादा अपने चर्चा नहीं करते हुए पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं अपने जो जीके स्पेशल है इस पेपर का। पहला प्रश्न क्या है? करंट से संबंधित है। तो मियामी ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता वही? तो देखिए बात कर लेते हैं, ये जो अपने पास जो खेल से संबंधित है ये पक्के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पक्का पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे कैसे वो मैं बता देता हूं। मियामी ओपन देखो जीता तो किसने? जेनिक सिनर ने जीता भैया। किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता है। लेकिन आपको जीतने वाले का नाम नहीं पूछेंगे, आपको दूसरी बात पूछेंगे। वो ये पूछेंगे भाई, क्या पूछेंगे सर? इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मियामी ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया भाई। उन्होंने फाइनल के मुकाबले में चेक गणराज्य के खिलाड़ी जीरी लेहका को सीधे सीटों में 6-4 6-4 से हराकर अपनी ये ऐतिहासिक जीत है वो हासिल की है। तो प्रश्न आपका यहाँ से उठने वाला है कि ये अपने पास जिनको हराया है जीरी लेहका, वो कहाँ के थे? चेक गणराज्य के थे। और ये अपने पास जेनिक सिनर वो इटली के थे। तो इनके स्थानों से संबंधित आपको नाम याद रखना है। अच्छा, नोवाक जोकोविच की बात कर लेते हैं। तो ये सर्बिया के हैं भाई, महान टेनिस खिलाड़ी है जिनके नाम सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नाम है। तो ये भी आपके लिए ठीक है। अच्छा, कार्लोस अल्कराज की बात करें तो स्पेन के युवा और ऊर्जावान खिलाड़ी है जो कई बड़े खिताब जीत चुके हैं। फिलहाल हमें इसके बारे में ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करें तो ममता कालिया को उनकी किस कृति के लिए 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो हिंदी में दिया गया है? तो जीते जी इलाहाबाद है, सफर जारी है, माया मानुष्य है और पाद पुराण है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो सफर जारी है, ये जो इनकी हिंदी की कृति है इनके लिए इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। अब देखो बातें आपको ये ध्यान में रखनी है, ये बातें अगर ध्यान में रखोगे तो आपका प्रश्न सही होना है। सफर जारी क्या है? सुप्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया को उनके कविता कृति संग्रह सफर जारी है के लिए 2025 का प्रतिष्ठित हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जीते जी इलाहाबाद की बात करें तो यह भी ममता कालिया की एक बेहद चर्चित और प्रसिद्ध कृति उपन्यास है जिसके लिए उन्हें पहले ही व्यास सम्मान मिल चुका है। तो प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है आपसे कि ममता कालिया को व्यास सम्मान है वो किसके लिए मिल चुका है? करंट इकाई मानेगा क्योंकि ममता कालिया जी तो आ गई इसमें। तो ये ध्यान में रखना भाई इसके लिए। माया मानुष्य क्या है? ये एन प्रभाकरण की है भाई। ये माया मानुष्य किसकी है? एन प्रभाकरण की है। वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो नाम याद रखना, माया मानुष्य किसकी है? एन प्रभाकरण की है। पाद पुराण की बात करें तो ये किसकी है? यह है ओडिशा के प्रसिद्ध कवि गिरिराज कुमार बलियार सिंह को उनके अनूठे काव्य संग्रह पाद पुराण के लिए कविता श्रेणी में वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है आप ये मत कर देना सर आपने प्रश्न में तो ये करवाया था, है ना, आप ये जरूर कर देते हो सर प्रश्न में तो करवाया नहीं आपने, यहाँ पे करवा दिया। तो ये भी तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, नेक्स्ट है सेना प्रमुखों के सम्मेलन का कौन सा संस्करण 27 से 28 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? आपको ये दिनांक ध्यान में रखनी है भाई। संस्करण कोई नहीं पूछेगा, ये आपके पास 10वां संस्करण था भाई। कौन सा था? ये 10वां संस्करण था, 10वां संस्करण था। तो याद रख लेना भाई ये भी। इसके बाद में बात करें तो क्या नासा एवं इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार NISAR का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान में रख लेना इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है भाई इसका नाम। तो ये देख लो। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता बता देता हूं मैं, क्या है इसका पूर्ण नाम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का एक संयुक्त मिशन है। ये बात ध्यान में रखनी है।
और जो दोहरी आवर्ती एल बैंड और एस बैंड वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार का उपयोग करके पूरी पृथ्वी का अवलोकन करेगा। ये उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है, पक्का पूछ सकता है भाई प्रश्न। आई बात समझ में? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्या आता है, किस साहित्यकार को उनकी कृति भरखमा कहानी संग्रह के लिए 2025 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में प्रदान किया गया है। अगर आप लोग वनपाल के वीडियोस देख रहे हो तो मैंने ये प्रश्न उसमें समझा दिया भाई आप लोगों को। वनपाल पेपर सीरीज भी तो शुरू हो रखी है ना अपनी, उस अगर बात करें इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा जितेंद्र कुमार सोनी। इसके बारे में बात करें कौन है ये, तो थोड़ी सी जानकारी करते हैं। राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, आपसे कूट मिलान से संबंधित, यानी कहने का मतलब 3 सही है कि 2 सही है कि 1 सही है, वो सारी बातें हो सकती है। तो ये क्या है भाई, राजस्थान कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को उनके साहित्य संग्रह क्या है भरकमा के लिए वर्ष 2025 का साहित्य राजस्थानी भाषा का, ध्यान में रखना, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मुरलीधर व्यास की बात करें तो राजस्थानी भाषा के पुराने सम्मानित साहित्यकार रह चुके हैं या रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, विधानसभा द्वारा 10 मार्च 2026 को पारित राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026, पक्का इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न आएगा आप लोगों के, पक्का पूछेंगे। अब इसकी बात करें तो क्या पंचायतों को वित्तीय स्वतंत्रता देना, तो ये तो पहले से मिली हुई है भाई। चुनाव में 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त करना है। चुनाव में 10 कक्षा मतलब कक्षा 10 है भाई, यहाँ पे उत्तीर्ण होने अपरिहार्य बनाया, ये था भाई लेकिन इसको बदल दिया है। पंचायतों को पर्यावरण संबंधी कार्यों की स्वतंत्रता देना, ये भी पहले से मिली हुई है। तो इसमें आपके पास क्या है, 2 बच्चों की जो बाध्यता थी ना कि भाई अपने पास 2 बच्चे जिसके होंगे वही चुनाव लड़ सकता है, इसको समाप्त कर दिया है। अब पुराने लोग हैं, उनके 2 बच्चे तो है नहीं, है ना, वैसे बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं, लेकिन उनके तो 4 5 5 5 है। तो फिर वो क्या कर दिया कि इस बाध्यता को हटा दिया कि भाई अब 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य आपको पढ़ लेना भाई कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें, राज्य बजट 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय कितनी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है भाई। तो ये जो अनुमान है ना आपका कम नहीं है, आप मैं सभी मिलके 2 लाख रुपए से अधिक है वो कमा रहे हैं, तो 2 लाख से अधिक आंसर आएगा, लेकिन 2.5 लाख से अधिक नहीं आएगा, है ना, ये ध्यान में रखना भाई। तो 2 लाख से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के किस संस्करण का आयोजन JECC जयपुर में, ये दिनांक आपको याद रखनी है पक्का, 4 से 6 जनवरी 2026 को किया गया है भाई। तो ये भी आपके पास 10वां संस्करण है वो किया गया है। कहाँ पे, ये मुख्य बात तो जो है ना वो आपके लिए 4 जनवरी से 6 जनवरी 2026 को किया गया है, ये दिनांक आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, राज्य स्तरीय घूमर फेस्टिवल का आयोजन 19 नवंबर दिनांक याद रखनी है को कहाँ से किया गया है, तो ये सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से किया गया है। ये थोड़ी सी बात है वो आप देख लेना भाई, सवाई मानसिंह स्टेडियम में घूमर को बढ़ावा देने के लिए। घूमर कहाँ का नृत्य है भाई, तो घूमर आपके पास आप जानते हो भाई जोधपुर का नृत्य है ये, है ना, जोधपुर का नृत्य है। क्या होता है इसमें, वो अपने पास चरी रख के अपने पास घूमर घूमते हुए नृत्य होता है, ये ध्यान में रख लेना, ये तो आप जानते हो घूमर नृत्य के बारे में। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कितनी मार्जिन मनी अनुदान दी जाती है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें आपके पास 20 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई, जो उद्यमी नए अपने पास उद्योग स्थापित करते हैं उनके लिए। आपने कहा सर हमें भी दे सकते हैं क्या, हमें नहीं मिलेंगे भाई, बड़ा उद्योग दिखाना पड़ता है तब जाके राशि मिलती है, और सीधी सी बात है पहुंच वाले। नेक्स्ट बात करें तो क्या भारत में कितने प्रमुख जीव भौगोलिक है, ये आप सभी जानते हो भाई, ये 10 है भाई, लेकिन आप 10 के 10 का नाम नहीं जानते हो, तो मैं बता देता हूँ 10 जीव भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं। ट्रांस हिमालय है, भारतीय मरुस्थल है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, दक्कन का प्रायद्वीप है, गंगा का मैदान है, तटीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्व भारत और अपने पास द्वीपीय है भैया, द्वीप समूह जिसको अपन कहते हैं ना, ये अपने पास इस तरीके से द्वीप समूह क्षेत्र जो है, ये 10 भौगोलिक जीव क्षेत्र है अपने भारत में। नेक्स्ट बात करें तो क्या रिको द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है, तो अगर इसमें मैं बात करूं तो आपके पास भिवाड़ी क्षेत्र में ओपन की गई है। कहां पे भाई, भिवाड़ी क्षेत्र में की गई है। अब ये थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। तो मैं बता देता हूं, देखो रिको का पूरा नाम तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, द्वारा राजस्थान में भिवाड़ी के जो अलवर क्षेत्र है ना, अलवर जिले में
भिवाड़ी जो अलवर में है विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है अभी फिलहाल में। लेकिन भिवाड़ी पहले से भी अपने पास आता है। यहाँ रिको ने होंडा जैसी बड़ी कंपनियों के सहयोग से स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए हैं ताकि ऑटोमोबाइल में के लिए कुशल श्रमिक तैयार किए जा सकें। अब इसके बाद में बात करें सीतापुरा जयपुर में, तो जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में भी तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। जोधपुर बोरनाड़ा की बात करें तो यहाँ के औद्योगिक पार्क में भी स्थानीय उद्योगों जैसे हस्तशिल्प और फर्नीचर की जरूरतों के अनुसार कौशल प्रशिक्षण केंद्र के कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे अपने पास ध्यान में रख लेना, किसके रिको द्वारा स्थापित किए गए कार्य हैं। अपने पास जो सेंटर स्किल सेंटर वो है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ राजस्थान लगभग 9 डिग्री देशांतरों के मध्य विस्तृत है। जो तो राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी भाग में समयांतर कितना रहता है एक ही बात है कि समय का अंतर बताना है आपको। तो देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 36 मिनट आएगा भाई। अपने किस तरीके से आता है ये समय मैं बता देता हूँ, क्लास मैंने वैसे अपलोड कर रखी है। ये अपना राजस्थान है भाई, अपना राजस्थान ये है मान के चलिए, और अपने देशांतर रेखाएं ये होती है ना, ये अपने पास। और राजस्थान की कंडीशन क्या है? पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतरों के अपने पास पूर्व में है। अब यहाँ से अपना ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर जो जिला है वो है आपके पास धौलपुर, और अपने पास पश्चिमी जो जिला है वो है जैसलमेर। ये रहा भाई जैसलमेर। अब प्रश्न क्या है कि यहाँ से यहाँ के समय में, इस समय में ये जो समय है और ये जो समय है, इसमें समय में अंतर कितना रहता है भाई, कितना अंतर रहता है? तो समय निकालने के लिए आपको इन देशांतरों का पता होना चाहिए। तो अपने राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? वो है 69 डिग्री 30 मिनट से तो शुरू होता है और 78 डिग्री 17 मिनट तक चलता है। यहाँ तक अपना राजस्थान फैला है। तो फिर अपने पास भूगोल में अगर जब आपने पढ़ा है तो सूरज को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे आने में 4 मिनट का समय लगता है। लगभग कितना समय लगता है भाई? तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना भाई, ये भी पूछ सकते हैं। लगभग आपको 4 मिनट का समय लगता है। और जब आपके पास 4 मिनट का समय लगता है तो आप उस क्षेत्र का क्या करोगे? जो देशांतरीय विस्तार है वो निकालोगे। तो देशांतरीय विस्तार किस तरीके से निकलेगा आपका? इसमें से अपन क्या निकाल देंगे? 69 डिग्री 30 मिनट, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट आ जाएगा। तो ये जब आता है तो आपको इससे क्या है 4 से गुणा करोगे, इसको 4 से गुणा करोगे तो आपके पास 35 पॉइंट कुछ आएंगे भाई। क्या है? 35 पॉइंट कुछ आएंगे। लेकिन यहाँ पे अपने कह रखा है कि पहले से बता दिया कि 9 डिग्री, लगभग 9 डिग्री देशांतरीय विस्तार है भाई। 47 नहीं है भाई, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 87 है, ध्यान रखना। यहाँ पे लगभग 9 हो जाता है। तो 9 से जब 4 को गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 36 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 7 बजे हैं सुबह के, तो यहाँ पे 7:36 रहेंगे। ये आपका आंसर हो जाता है। तो बात आपको केवल ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है भाई? मानते हो आप, सभी जानते हो, इसको चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको चिमाता कहते हैं। लेकिन बाकी जो कृषि है उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है। तो चिमाता तो अपने पास क्या है? विशेषकर भीलों द्वारा पहाड़ी ढलानों पर क्या है, जलाकर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहते हैं। लेकिन वालरा क्या है? फिर वालरा भी एक कृषि का प्रकार है। राजस्थान में ग्रासिया या अन्य आदिवासी द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। जब यह मैदानी भागों में की जाती है तो इसे दजिया कहते हैं। ध्यान में रखना भाई, एक ही कृषि पहाड़ों पे की जाती है तो वालरा, और अगर अपने पास मैदानों में की जाती है तो उसे दजिया कहते हैं। कुमारी क्या है भाई? तो कुमारी भी एक कृषि है। केरल के पश्चिमी घाट में के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? कुमारी है। देपा क्या है? ये भी अपने पास कृषि का नाम है। तो मध्य प्रदेश बस्तर जिले में की जाने वाली आदिम कृषि का एक प्रकार है। चारों मैंने बता दिए तथ्य। नेक्स्ट है हाड़ौती का पठार राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? भौतिक भाग का हिस्सा है। तो राजस्थान को हम लोगों ने भाई कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में बांट रखा है। जब राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं तो मुख्य भाग तो आ जाता है अरावली, और इस तरफ आ जाएं तो ये हो जाता है। और अगर अपन बात करें तो ये थोड़ा सा इस तरफ से, थोड़ा सा इस तरफ से है, तो ये तो हो जाता है पूर्वी मैदान। ये तो हो जाता है जो होता है ना अरावली के पूर्व की तरफ है ना, वो तो हो जाता है पूर्वी मैदान। और जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र आपके पास आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश।
और अगर मैं बात करूं तो हाड़ौती क्षेत्र में क्या कहाँ पे है, हाड़ौती यहीं पे है, कोटा बूंदी है ना, कोटा बूंदी झालावाड़, झालावाड़ झालावाड़ आ जाता है, बारा आ जाता है। तो ये सारे अपने पास क्या भौतिक कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये सारे हाड़ौती क्षेत्र ही तो है। और हाड़ौती क्षेत्र है तो ये कौन से क्षेत्र में है, ये अपने पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मैं थोड़ा तेज गति से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन और क्लासेज अपने पेपर बहुत होने हैं। मालखेत की पहाड़ियाँ, ये आप सभी जानते हो भाई, मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ पे, जब आप सिक्कर घूमने जाते हो, हर्ष के जाते हो, जीर्ण के जाते हो, तो याद रह जाता है भाई हाँ मालखेत भी यहीं पे है। तो यहाँ पे आपके पास सीकर जिला हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीकर जिला हो जाएगा। देखो उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों में से एक मालखेत की पहाड़ियाँ राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। लेकिन बात करें दौसा में कौन सी पहाड़ी है सर, तो दौसा में आपके पास देवगिरी की पहाड़ी स्थित है भाई, ध्यान में रखना, जिस पर दौसा का किला बना हुआ है। तो ये मेरा जो पेपर सीरीज है ना, ये आपकी, इसीलिए तो मैंने कहा था आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज होने वाला है। अब देखो टोंक, यहाँ देवली के पास देवली की पहाड़ियाँ हैं और छोटा पठारी भाग भी है। अच्छा बात करें धौलपुर में क्या है, तो धौलपुर में विंध्यन कगार भूमि और डांग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, उत्खात, उत्खात है भाई, उत्खात स्थलाकृति विशेषता किसकी है, बहुत ही पढ़ लिया आप लोगों ने, चंबल नदी की है। चंबल नदी में उबड़ खाबड़ जो गड्ढे हो जाते हैं, कहीं पे समतल हो जाते हैं, कहीं पे कुछ हो जाता है, कंदराएं बन जाती है, उनको उत्खात बोलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा चंबल बेसिन में है भाई, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चंबल नदी में और चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन का मतलब चंबल और उसकी सहायक नदियाँ। अब बात करें चंबल नदी की, तो सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, तो ये भी ध्यान में रखना। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाकी, देखो हाँ चंबल बेसिन क्या है, चंबल नदी अत्यधिक क्या है, अपनी अवनालिका अपर्दन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके कारण नदी के आसपास की भूमि अत्यधिक उबड़ खाबड़, जो मैंने बता दिया, कंदराओं से युक्त हो जाती है, जिसे उत्खात या बेडलैंड या बीहड़ कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा बीहड़ की बात करें तो बीहड़ कहाँ पे है भाई, सबसे ज़्यादा है कोटा में, और उसके बाद में सवाई माधोपुर में, ये ध्यान में रखना भाई। बीहड़ की बात करें तो ये यहाँ पे है। अब बात करें माही बेसिन की, तो इसे छप्पन का मैदान या वागड़ मैदान भी कहते हैं, जो अपनी गहराई और विच्छिन्न मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूं माही बेसिन तो कैसे चलती है भाई, ये राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ से इस तरफ से आती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर आ जाती है कच्छ की खाड़ी में, गुजरात की तरफ। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा बनास बेसिन की, ये मुख्य क्या रूप से क्या, पीडमांट नहीं, पीडमांट का मैदान कब है, पीडमान का मैदान और उपजाऊ जलोढ़ है, इस मैदान का निर्माण करती है। क्या जो जलोढ़ मिट्टी है वो यही नदी लेकर आती है। तो ये बड़ी मुख्य बातें हैं आप लोगों के लिए। अच्छा नेक्स्ट बात करें क्या, प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के युग्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत मतलब जो सुमेलित नहीं है। तो देखो जवाई नदी की जो सहायक नदियाँ वो बांडी और खारी है, बिल्कुल है भाई। चंबल की सीप, कुराल, मेज है। बाणगंगा की सूरी, सावन और प्लासन है। लेकिन कांकनी नदी जो है ना, ये अपने आप में क्या है, एक अंतः प्रवाही नदी है भाई, अंतः प्रवाही नदी है। और कांकली है वो सीकर की है। और अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास कांकनी है, ये कहाँ की है, ये जैसलमेर की है। तो जैसलमेर और सीकर तो वैसे ही मिलान नहीं हो रहा, आप खुद समझ सकते हो। निमड़ा भी अपने पास शेखावाटी के आसपास की है, तो वो अलग नदी है भाई, जो अंतः प्रवाही क्षेत्र की है। इतिहास अपने पास जो इसके बात करें व्याख्या, तो वो ये है, कांकली निमड़ा ये मुख्य युग पूरी तरह युग में असंगत गलत है भाई, क्योंकि कांकनी या सूब, इससे क्या मसूरदी भी कहते हैं। इस कांकनी नदी को कौन सी कहते हैं भाई, इसको मसूरदी भी कहते हैं। तो जो कि बुझ झील का निर्माण करती है। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है भाई, कौन सी नदी बुझ झील का निर्माण करती है, तो मसूरदी और कांकनी दोनों एक ही नाम है, जबकि कांकली शिखर झुन्नू की एक अलग आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो कोई मैच नहीं है। जवाई की बात करें तो लूणी की प्रमुख सहायक नदी है भाई, जवाई किसकी है, लूणी की प्रमुख सहायक नदी है। और इसकी बात करें तो बांडी और खारी इसकी सहायक नदी है, किसकी, जवाई नदी की। चंबल की बात करें तो सीप, कुराल, मेज, बनास, शिप्रा आदि चंबल के बिल्कुल सहायक नदियां हैं। बाणगंगा की बात करें तो जयपुर से निकलने वाली इस नदी की सहायक धाराओं में सूरी, सावन और प्लासन शामिल है, तो याद रख लेना भी है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा होता है, तो देखो इस पे मैंने बहुत पहले चर्चा कर ली है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अक्टूबर से नवंबर के बीच में अपने पास मानसून प्रत्यावर्तन होता है। सर ये मानसून प्रत्यावर्तन क्या होता है, तो लौटता हुआ जो मानसून होता है उसे क्या कहते हैं, मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कहते हैं, लौटते मानसून को कहते हैं। अब ये कब आता है भाई, अक्टूबर से नवंबर के बीच में वापस लौटना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट बात करें हाड़ौती का पठार की मिट्टी किस प्रकार की है भाई, तो हाड़ौती का पठार जो है ना ये मध्यम काली मिट्टी का बना भाई। क्यों बना है, क्योंकि अपने पास ये लावा से बना हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है, और ज्वालामुखी की लावा अगर होती है तो वो कैसी होती है, मध्यम काली होती है। तो देखो बता देते हैं इसका आंसर। हाड़ौती का पठार ज्वालामुखी की लावा से के बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है, इसलिए यहाँ की मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कपास, सोयाबीन और संतरे की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। तो ध्यान में रख लेना, मध्यम काली मिट्टी में कौन सी फसल की जाती है, कपास, सोयाबीन और संतरे की फसल की जाती है। लाल भूरी की बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपके पास दक्षिणी राजस्थान जैसे डूंगरपुर, उदयपुर में पाई जाती है, जिसमें मक्का की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। प्रश्न बढ़िया बन रहे हैं ना। हाँ, भूरी मिट्टी की बात करें मुख्य रूप से बनास नदी के बेसिन टोंक, सवाई माधोपुर में मिलती है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी है जो पूर्व राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर में पाई जाती है। बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करें तो क्या बालसमंद और कायलाना झील कहाँ की है भाई, तो सभी जानते हो ये जोधपुर में है ना, जोधपुर, चाला जोधपुर, हाँ घुमा जोधपुर। तो इसमें अगर बात करें ये आंसर आ जाता है क्या है भाई, ये दोनों ही मीठे पानी की झीलें हैं। ध्यान में रखना, मीठे पानी की झील है। चलिए देखते हैं। जोधपुर बालसमंद जिसका निर्माण बालक राव परिहार ने करवाया था भाई, और कायलाना झील जिसका आधुनिक निर्माण है वो सर प्रताप ने करवाया था। ये दोनों ही क्या है, जोधपुर जिले की प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलें। कायलाना झील को इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना की राजीव गांधी लिफ्ट नहर से पानी मिलता है। प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है कि कायलाना जो झील है ना उसको पानी कहाँ से मिलता है, तो इंदिरा गांधी नहर से मिलता है, लेकिन किसके द्वारा मिलता है, तो वो राजीव गांधी लिफ्ट नहर से मिलता है। ये प्रश्न पूछ सकता है, गहरा प्रश्न आ जाता है ये। अजमेर में आप जानते हो अन्ना सागर है, फाय सागर है, पुष्कर है, ये जानते हो भाई। बाड़मेर में यहाँ पचभद्रा झील है जो कि खारे पानी की है। और कोटा की बात करें तो किशोर सागर तालाब और कोटा बैराज स्थित है। तो बढ़िया डिटेल वाले प्रश्न हो जाते हैं। ऑप्शंस की सभी की व्याख्या मिलेगी आपको, है ना, हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा में स्थित नहीं है, देखो जवाहर सागर कोटा में है, हरिश्चंद्र सागर कोटा में है, रामगढ़ बांध है ना वो नहीं है भाई कोटा में, और सावन भादोवी बांध अपने कोटा में है। ये प्रश्न अपना कहाँ रिपीट हुआ, सिर्फ सुना सुना सा लगता है। अच्छा, आप लोगों ने मेरी क्या है वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो मॉडल पेपर सुपर 30 चल रही है वो देख ली थी, वहां पे भी है। चलिए, रामगढ़ बांध की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ में बाणगंगा नदी पर स्थित है, जो कभी जयपुर की लाइफ लाइन हुआ करता था, इसलिए कोटा में नहीं है। चलिए, ये तो बात अलग हो गई। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना एक पिकअप बांध है जो कोटा और बूंदी की सीमा पर स्थित है। हरिश्चंद्र सागर बांध की बात करें तो कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर निर्मित सिंचाई परियोजना है। ध्यान में रखना, हरिश्चंद्र सागर बांध सावन भादो कोटा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मध्यम सिंचाई परियोजना है। ये डिटेल हो जाती है सभी की। राजस्थान के किस जिले में या जिलों में शुष्क सागवान वन नहीं पाए जाते हैं भाई, ये किस ही होना चाहिए था, तो ये टोंक में नहीं पाए जाते, प्रतापगढ़, बारां और दक्षिणी उदयपुर में तो पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर सागवान के वन, तो सागवान के वन अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो अपना भौतिक प्रदेश है वहाँ पर ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो बस यही है। देखो, टोंक में कौन से पाए जाते हैं भाई, टोंक में शुष्क सागवान के वन नहीं, मुख्य रूप से राजस्थान के धुर ये तो अपने पास कहाँ पाए जाते हैं भाई, 75 सेमी से 110 सेमी और सवाल क्षेत्रों में केंद्रित है। टोंक में अगर बात करें तो मध्य पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है जहाँ मिश्रित पर्णपाती और धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। कहाँ, टोंक में। प्रतापगढ़ की बात करें, जैसे प्रतापगढ़, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर और प्रचुर मात्रा में क्या सागवान के वन पाए जाते हैं। तो ये हो जाता है आपके ये वनों से संबंधित। राज्य के किस जिले में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा राजस्थान की औसत वर्षा के बराबर है, तो राजस्थान में अपने पास लगभग 57 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ऐसे एक ऐसा जिला भी है जिसकी औसत वर्षा सेम लगभग इसके आसपास ही रहती है, मतलब अगर 57 पॉइंट वगैरह का फर्क पड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं भाई। कहाँ पे, अजमेर जिले में। अजमेर जिले की जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 57 सेंटीमीटर के आसपास ही रहती है, और इतनी अपने राजस्थान की भी रहती है। नेक्स्ट बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है भाई, तो ये आपके पास 21वां स्थान है। कौन सा, ये 21वां स्थान है भाई 2011 के अनुसार। थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ अब मैं। डिटेल बताएं तो औसत लिंगानुपात राजस्थान का कुल लिंगानुपात कितना, 928 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर आपके पास 928 महिलाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 72 लड़के कुंवारे मर रहे हैं।
जो कि भारत के राष्ट्रीय औसत 943 से 15 कम है। लेकिन हाँ, ये पूछ सकता है कि राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है, तो 15 कम है। ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात की बात करें तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 933 और शहरों में 914 है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कितना अंतर है, कि राज्य अपने पास राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से कितना अधिक है, और या शहरी लिंगानुपात ग्रामीण लिंगानुपात से कितना कम है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं बाल लिंगानुपात की, तो 0 से 6 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें ये 2011 की बात कर रहा हूं भाई मैं, राजस्थान में बाल लिंगानुपात चिंताजनक रूप से कम है, यानी 888 था 2011 में। आज तो और भी हालत खराब होगी। जिलों की स्थिति में बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है भाई, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक कमी है वो यहीं पे आई थी डूंगरपुर में, क्योंकि पहले 1000 से ऊपर था, लिंगानुपात घट के कितना 994 आ गया था, शायद 1000 के 12 या 11-12 के आसपास था, तो वो घट के कितना आ गया था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर था जिसका 846 था। अच्छा चलिए चलते आगे। जालोर का लेटा गांव की, अच्छा लेटा गांव खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई, खेसला उद्योग के लिए जाना जाता है जालोर का लेटा गांव, याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए क्या है, देखो जालोर खेसला जानो क्या है, आपने कंबल वगैरह जैसे हुआ है ओढ़ बांधने काम है। लेटा गांव हाथ से बुने जाने वाले मोटे सूती चादरों जैसे खेसले को, यानी मोटी चादर होती है भाई, के लिए निर्माण के लिए पूरे राजस्थान में विख्यात है। हाँ भाई विख्यात हम सभी हैं। दरी उद्योग कहाँ पे होता है, तो जयपुर का लवाण गांव और नागौर का टांकला गांव दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अच्छा कंबल उद्योग की बात करें तो बीकानेर अपने ऊनी कंबल के लिए जाना जाता है। और खिलौने उद्योग की बात करें तो ये तो अपने पहले हो चुका भाई, उदयपुर लकड़ी के खिलौने और मेड़ता मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी हो जाता है आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे राजस्थान में अब्रक का सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है भाई, अब्रक का नाम लेते ही कहाँ पे भीलवाड़ा में आ जाना। हाँ भीलवाड़ा चलेंगे। चलिए भीलवाड़ा को राजस्थान की अब्रक नगरी तथा वस्त्र नगरी कहा जाता है। यहाँ राज्य का सर्वाधिक अब्रक निकाला जाता है, निकाला जाता है। यहाँ अब्रक से ईंटें बनाने का भी उद्योग स्थापित किया गया है या किया जाता है, स्थापित है भाई। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में संगमरमर जो मार्बल है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टोंक की बात करें तो तांबड़ा गार्नेट जिसको कहते हैं अब्रक के आंशिक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, यानी तांबड़ा का तो मुख्य है और अब्रक थोड़ी मात्रा में अपने टोंक से भी निकलती है। बाड़मेर की बात करें तो कोयला, लिग्नाइट, खनिज तेल, पेट्रोलियम और बेंटोनाइट के लिए प्रसिद्ध स्थान है बाड़मेर। बाकी अगर आप जानते हो तो बाकी तो सरल पॉइंट, ये जो मुख्य बिंदु है ये वो हो जाते हैं। निम्नलिखित में भेड़ की कौन सी नस्ल बीकानेरी चोकला के नाम से जानी जाती है? बीकानेर कौन सी जानी जाती है भाई, तो ये मगरा जानी जाती है भाई, ध्यान में रख लेना। मगरा जो भेड़ की नस्ल है वो इसे अपने क्या कहते हैं, बीकानेरी चोकला कहते हैं। चलिए मगरा क्या है, भेड़ की मगरा नस्ल को बीकानेरी चोकला या चक्री कहा जाता है, ध्यान में रख लेना भाई, चक्री भी इसी को कहा जाता है। इसके ऊन बहुत उत्तम श्रेणी की होती है जिसे मुख्य रूप से कालीन बनाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से बीकानेर, नागौर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। तो ध्यान में रखना भाई, मगरा भेड़ कहाँ कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, बीकानेर, नागौर और जैसलमेर में पाई जाती है। अच्छा इसके बाद में पूगल की बात करें, ये भी भेड़ की एक नस्ल है जो बीकानेर में पूगल क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसे बीकानेरी चोकला नहीं कहा जाता है, इसको नहीं कहते भाई। खेरी की बात करें तो ये क्या है भाई, जोधपुर और नागौर संभाग में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है जो घुमक्कड़ रेवड़ों के साथ लिए जानी जाती है भाई, खेरी भी भेड़ की है। डोसेंट की बात करें तो ये भेड़ विदेशी नस्ल है, डोरसेंट है, कहाँ की है, डोरसेट है भाई, कहाँ की है भाई, ये अपने पास विदेशी नस्ल है। बाकी चलिए आगे आप लोग पढ़ तो रही हो, अपना लक्ष्य क्या है, सिलेबस थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, इसके आसपास के प्रश्न भी आपको याद आ जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा खजूर की विश्व स्तरीय टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, जोधपुर में की गई है भाई, है ना, चाला जोधपुर। हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्रों में खजूर की खेती को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार ने चौपासनी जोधपुर में एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय खजूर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की है, तो ये तो ध्यान में रखना। जयपुर यहाँ पे क्या राज्य की मुख्य दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान स्थित है भाई, ये ध्यान में रखना, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान कहाँ है, जयपुर में है। जैसलमेर यहाँ के सागर भोजका में खजूर का फार्म स्थित है भाई, जैसलमेर में भी है। बीकानेर यहाँ खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है, लेकिन टिश्यू कल्चर लैब मुख्य रूप से जोधपुर में स्थापित की गई है, तो बीकानेर का भी याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, थानवाट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है,
तो ये पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने एक क्लास अपलोड कर रखी है, उसमें आपका सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें बात करें तो देखो CAW है वो उदयपुर बांसवाड़ा, यानी जहाँ पे वर्षा औसत है वो 75 से अधिक रहता है, वो है ये। DAW की बात करें तो कोटा झालावाड़ में शामिल है, बिल्कुल है। लेकिन DBW की बात करें तो ये नहीं है। DBW आपके पास अर्ध शुष्क में आता है, जबकि अर्ध शुष्क में आता है, जबकि जो बीकानेर और गंगानगर है इसको इन्होंने EAD में रखा है। भाई किस में रखा है? EAD में रखा है। किसमें? EAD में, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में रखा है, और EAD में जैसलमेर जो बाड़मेर वो आ जाता है। तो ये दोनों भी है ना इसी में शामिल होते हैं। चलिए देख तो मैं बता देता हूँ। बीकानेर गंगानगर थानवाड़ के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर गंगानगर का क्षेत्र क्या है? EAD आता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेशों में आता है। DAW अर्ध शुष्क में आता है। भाई अर्ध शुष्क के अंतर्गत आता है। थानवाड़ का DBW अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान, चूरू, हनुमानगढ़ आदि के कुछ भागों को छूता है, अतः युग्म पूरी तरीके से सम्मिलित नहीं माना जाएगा। चलिए ठीक है। CAW की बात करें तो ये उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जो कि दक्षिणी राजस्थान में। CAW जो अपने कोपेन का वर्गीकरण पढ़े हो तो AW में जो आते हैं। DAW की बात करें तो ये उष्ण आर्द्र अर्धशुष्क जलवायु जो हाड़ौती, कोटा, झालावाड़ को दर्शाता है। और EAD बात करें तो पूर्णतः मरुस्थलीय जिले जो आते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। याद कर लेना भैया अभी। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या आ जाता है? चलिए एक मिनट छोड़ते हैं, क्या हो गया। हाँ, जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न जनजातियों को लाभान्वित करने के हेतु राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना संचालित की जा रही है? तो इसमें ये सभी, भाई जो कैंपा है, परिभ्रांसित है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना और तेंदुपत्ता विकास परियोजना, ये सारी अपने पास से किन से संबंधित है? ये अपनी जनजाति जो क्या है, जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंधित है सारी योजनाएं। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान के ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो देखिए बात बता देता हूं, इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान पंचायती राज उपबंध का अनुसूचित क्षेत्र में उसके लागू होने के संबंध में उपरांत जो नियम 2011 में आया है वो करता है। क्या उपबंध करता है? संयुक्त बैठक के बारे में। संयुक्त बैठक के बारे में अपने 2011 का जो नियम है ना, वो आपका उपबंध है वो बताता है। इस उपबंध में कि भाई जो ग्राम सभा है वो अपनी बैठक है संयुक्त रूप से कर सकता है, ये कहा गया है इसमें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्या सुमेलित करना है? क्या है? सुमेलित करेंगे तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा? मगरा विकास कार्यक्रम की बात करें तो कब शुरू हुआ भाई? ये अपने पास 2005-06 में ही शुरू हुआ। मेवात क्षेत्र कार्यक्रम है, ये 1987-88 में हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम आपके पास से 1986-87 में हुआ है, और मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में है। तो आपके पास 1, 2, 3 और 4 सारे सुमेलित हैं, सारे सही तरीके से सुमेलित है, तो याद रख लेना भाई। और सारे किससे संबंधित है? अपने जो मेवात क्षेत्र है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर की तरफ से है। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अपने ये कार्यक्रम है भाई, क्षेत्रीय विकास। मरु विकास कार्यक्रम जैसे अपने मरुस्थलीय जो जिले हैं उनके लिए चलाया गया कार्यक्रम है, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। ये दिनांक है वो आपसे मैच करवा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है? तो इसका आंसर आ जाएगा 142 गीगावाट। कितनी? 142 गीगावाट बिजली है वो उत्पादित की जा रही है राजस्थान में सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट बात करें, राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु वर्तमान में कौन सी संस्था कार्यरत है? तो देखो भाई, ऊर्जा विकास अभिकरण नहीं है, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन नहीं है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा है भाई, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है, और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भी नहीं है। अच्छा, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते कौन से हैं सर? तो मैं बता देता हूँ। गैर परंपरागत प्रकृति से मिलने वाला वो संसाधन जिसका हमने हाल फिलहाल में यूज करना शुरू किया है, और जिनसे हमें बिजली उत्पादन जिससे हम क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं, और जिसके खत्म होने की कोई संभावना नहीं होती है, नवीनीकरणीय होते हैं। तो उनसे अपने बात करें तो जैसे सौर ऊर्जा है, तो सूरज की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाली है, यही बात अपने पास यहाँ पे समझाई गई है। तो देखो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य की किरणों को सोलर पैनल की मदद से बिजली में बदला जाता है। राजस्थान इस मामले में देश में शीर्ष स्थान पर, जैसे भड़ेला सोलर पार्क में आ जाता है। पवन ऊर्जा की बात करें तो हवा की गति से बड़े बड़े पवन चक्कियों के विंड पंखों को घुमाकर टरबाइन के जरिए बिजली बनाई जाती है, जैसे जैसलमेर क्षेत्र में होता है। इसके बाद में बायोमास व बायोगैस, जिसको गोबर गैस कहते हैं, कृषि के कचरे, पेड़ पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर वेस्ट से ऊर्जा या गैस तैयार करना होता है, तो ये भी है।
भूतापीय ऊर्जा कहें तो पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक गर्मी भाप गर्म पानी का उपयोग करके बिजली बनाना ये भी होती है। और ज्वारीय ऊर्जा समुद्र से में आने वाली ज्वार भाटा की लहरों की गतिज ऊर्जा से बिजली बनाना। तो ये सारे कौन से हैं? ये सारे गैर परंपरागत स्रोतों में शामिल होते हैं और ये इनके खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। सौर ऊर्जा नहीं होगी, पवन ऊर्जा नहीं होगी, बायोमास बायोगैस जब तक जानवर है कृषि होती रहेगी, कचरा आता रहेगा, नहीं खत्म होने वाला है, नवीनीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा है और अपने पास ज्वारीय ऊर्जा है। ये सारे गैर परंपरागत साधन हैं। चलिए आगे देखते हैं। हुनर से रोजगार कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है? भाई ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भाई किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टस खनिज के लिए जाना जाता है? भाई तो एस्बेस्टस की बात करें तो अपने पास उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर जिले हैं। भाई तो ये अपने पास एस्बेस्टस के खनिज जो है वो ज़्यादातर अपने पास यहीं से प्राप्त किया जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर से। नेक्स्ट क्या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्पाइस पार्क कहाँ है? तो ये आपके पास कहाँ पे? भाई ये जोधपुर में स्पाइस पार्क। अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, स्पाइस पार्क, पहला स्पाइस पार्क का है वो जोधपुर रामपुरा भटियान में है। भाई स्थान रामपुरा भटियान, गांव ओसिया, तहसील मथानिया के पास, जोधपुर में। विशेषता क्या है भाई इसकी? यह राजस्थान का पहला और देश का दूसरा स्पाइस पार्क है जिसका उद्घाटन अप्रैल 2012 में किया गया था। और मुख्य फोकस क्या है? ये मुख्य रूप से इस शुष्क क्षेत्र के बीज मसालों विशेषकर जीरा और धनिया की प्री क्लीनिंग, ग्रेडिंग और रंग छटाई और पैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशीनरी से लेस है। भाई दूसरा बात करें तो पार्क ये क्या है? स्पाइस पार्क कोटा रामगंज मंडी में है। स्थान क्या है? रामगंज मंडी, कोटा। मुख्य फोकस क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में धनिया की बम्पर पैदावार को देखते हुए इसे विशेष रूप से धनिया के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये दोनों ही क्षेत्र आते हैं, लेकिन आपके पास दोनों आएंगे नहीं ऑप्शन में, चिंता मत करो, लेकिन पहला है वो जोधपुर में है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना अपने पास कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? भाई 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना अजमेर के तबीजी में स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना 2000 में, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के दौरान देश में बीज मसालों जैसे जीरा है, धनिया है, सौंफ है, मेथी अनुसंधान केंद्र को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है? निम्नलिखित में कौन सा लोकगीत विरह गीत की श्रेणी में आता है? इसमें बात करें तो देखो सुपना ये भी होता है, पिपलिया, झुरावा है, ये सारे अपने पास इसी श्रेणी में आते हैं। विरह का मतलब याद में, दुख में, जैसे किसी की याद में दुखी होता है व्यक्ति, तब जो गीत गाता है वो विरह के गीत होते हैं। अच्छा चलिए हम भी गाएंगे। क्या है सुपना? कहाँ पे है? इसमें विरहिणी स्त्री को स्वप्न यानी सपने के माध्यम से पति की याद आती है, तो विरह गीत हो गया। पिपली की बात करें तो शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में तीज के समय पे गाया जाने वाला विरह गीत है। ये भी विरह मतलब इसमें भी याद किया जाता है। और झोरावा जैसलमेर का है। इस क्षेत्र का अत्यंत प्रसिद्ध विरह गीत जो पति के प्रदेश जाने की याद में गाया जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रदेश गए पति की याद में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे झोरावा कहते हैं। कहाँ पे गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है। चलिए फिर इस रम्मत लोक नाट्य अपने पास शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र से माना जाता है? तो रम्मत अपने पास जैसलमेर से माना जाता है। भाई कहाँ से? जैसलमेर से। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रम्मत लोक नाट्य मूल रूप से जैसलमेर में प्रारंभ हुआ, जहाँ तेज कवि के स्वतंत्र बावनी की रचना कर इसे लोकप्रियता दी। ध्यान दे, रम्मत का सर्वाधिक विकास और वर्तमान में बीकानेर में पाटा संस्कृति का मुख्य है। लेकिन प्रश्न में जो प्रारंभ में पूछा गया है जो जैसलमेर में हुआ था, अब अपने पास क्या है कि ये प्रारंभ किस में हुआ था, इसलिए आपको जैसलमेर आंसर करना है। अच्छा जोधपुर, यहाँ खांडा अन्य ख्याल प्रसिद्ध है। भाई खांडा जोधपुर में है। सिरोही की बात करें तो ग्रासियों के गोरी और वालर नृत्यों के लिए जाना जाता है। तो ये भाषा थोड़ी सी याद रखना भाई। नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन सा नृत्य मीणा जनजाति से संबंधित है? तो लहंगी नृत्य, झेला नृत्य भैया, रायण नृत्य और सुगनी नृत्य। तो इसमें जो रायण नृत्य है वो मीणा जनजाति से संबंधित है। चलिए बात करते हैं क्या है भाई रायण। मीणा पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य रायण है। यद्यपि रसिया और सुगनी नृत्य भी मीणा व अन्य जातियों से जुड़ते हैं, परंतु दिए गए विकल्पों में रायण को मीणा ग्रासिया संकुलों में स्थान प्राप्त है तथा मीणाओं द्वारा मुख्य लोक नृत्य नेजा और रसिया भी हैं। मीणाओं के नेजा और रसिया भी है और रायण भी है, ध्यान में रखना भाई। लहंगी नृत्य और झेला नृत्य ये दोनों नृत्य मुख्य रूप से 12 जिले के सहरिया जनजाति से संबंधित है। अच्छा इसके बाद में
निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई? तो निमाड़ी की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान नहीं है, मध्य पूर्वी राजस्थान नहीं है, पश्चिमी राजस्थान नहीं, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है भाई। अब थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं। देखो दक्षिणी राजस्थान में बात करें तो निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। यह मालवी की एक उपबोली है जो मध्य प्रदेश की सीमा से सटे राजस्थान के धुर दक्षिणी भाग जैसे प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो याद रख लेना भाई ये। अच्छा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बात करें तो मुख्य रूप से हाड़ौती और मालवी बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठारी क्षेत्र आ जाता है जहाँ पे। इसके बाद मध्य पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ ढूंढाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यह मारवाड़ी की मुख्य उपबोली है, मुख्य केंद्र है भाई। मारवाड़ी बोली का मुख्य केंद्र है पश्चिमी राजस्थान। अच्छा, ये क्या है? वह स्थानीय निकाय जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में की कड़ी है भैया। तो आप बता दोगे पंचायत समिति होती है, जैसे गांव है, पंचायत है, पंचायत समिति है, ये लो, और जिला है। तो इनके बीच में अगर अपन बात करें, इसके बीच में और इसके बीच में, तो ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डूंगरपुर और प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये तो बहुत ही सरल है, भोगीलाल पांड्या भाई। क्या है? भोगीलाल पांड्या है। थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, बाकी अपन देखते हैं। इन्हें वागड़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 1944 में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की और इसके प्रथम जो सबसे प्रमुख अध्यक्ष वो बने थे भोगीलाल पांड्या। माणिक्यलाल वर्मा ये मेवाड़ प्रजामंडल के मुख्य सूत्रधार और अध्यक्ष रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा। ठक्कर बप्पा की बात करें तो इन्होंने देश स्तर पर हरिजन सेवक संघ, ये ध्यान में रखना, हरिजन सेवक संघ और आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया है। अच्छा, गौरीशंकर उपाध्याय की बात करें तो कौन है? डूंगरपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे जिन्होंने सेवक समाचार पत्र निकाला था। इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाता है ये आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट व्याख्या हो जाती है। ऐसी व्याख्या कहीं मिलने वाली नहीं है भाई। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो कि मेवाड़ की राजधानी रही। आपके पास क्या 1605 तक नहीं, 1600 ये अपने पास अंतिम समय तक क्या 1615 तक वही राजधानी रही, जब तक कि अमर सिंह ने अपने पास जहांगीर की अपने अधीनता स्वीकार नहीं कर ली, तब तक यही रही थी, है ना। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो अमर सिंह है वो अपने बेटे के उसमें थोड़े दबाव में आके वो उसके से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। तो देखो 1615 तक महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनाया था। 1597 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र अमर सिंह के काल में यह राजधानी रही। वर्ष 1615 में जब अमर सिंह और जहांगीर के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई, है ना, तो तब जाकर मेवाड़ की राजधानी पुनः चित्तौड़ और उदयपुर स्थानांतरित हुई। अतः चावंड 15 तक राजधानी रहा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो जो अमर सिंह है वो अपने बेटे के दबाव में थोड़ा, ये अपने चित्तौड़ की हालत थोड़ी डाउन देखकर, मतलब स्थिति खराब थी भाई, तो उसके दबाव में आकर सारी परिस्थितियों को देखकर वो अपने पास जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और उसके कुछ दिनों बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस जो दुख में है ना, वो राजमहल से बाहर निकलना छोड़ देता है। 1597 में क्या इस वर्ष महाराणा प्रताप का देहांत चावंड में हुआ था, लेकिन राजधानी इसके बाद भी जारी रही थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्या, 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक कौन सा सेनानायक मारा गया था? उलुग खान, नुसरत खां मारा गया था भाई। क्या? नुसरत खां मारा गया था। थोड़ी सी डिटेल और पढ़ा देता हूं मैं। रणथंभौर के प्रतापी शासक हमीरदेव चौहान के खिलाफ घेराबंदी के दौरान दुर्ग की दीवार से छूटे एक भारी गोले मगरनी के प्रहार से अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां बुरी तरह घायल होकर मारा गया था। ये ध्यान में रखना। उलुग खां क्या है? अलाउद्दीन का दूसरा सेनापति था जो युद्ध में जीवित बच गया और बाद में रणथंभौर का गवर्नर बना था। याद आ रही होगी आपको? हाँ। अच्छा, जफर खां कौन था भाई? अलाउद्दीन का एक अत्यंत पराक्रमी सेनापति था जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। अलाउद्दीन का आइनुल मुल्क मुल्तानी की बात करें तो अलाउद्दीन का मालवा और जालोर अभियानों से जुड़ा एक सेनानायक था। आपसे ये नहीं पूछेगा भाई, अपने राजस्थान से संबंधित ही पूछेगा। अच्छा, बात करें दादू दयाल के उस भक्त का नाम क्या था जिसने सबसे पहले दादू की जीवनी लिखी? तो उसका नाम भाई जनगोपाल था। क्या था भाई? उसका नाम जनगोपाल था। पढ़ लेते हैं। संत दादू दयाल जी के शिष्य जनगोपाल ने दादू जी के जीवन इस चरित्र पर आधारित सबसे प्रमाणिक दादू जन्म लीला पर्ची, याद रखना, इसका नाम भी पूछ सकता है आपसे। जनगोपाल दादू जन्म लीला पर्ची लिखी थी। रजब जी कौन थे भाई? दादू जी के अत्यंत प्रसिद्ध शिष्य थे जो जीवन भर दूल्हे के भेष में और रजब जी बाणी की रचना की थी। ये भी याद रखना भाई, रजब जी वाला पक्का आ सकता है।
नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता है? तो ये करता था भाई, ये वीर भारत है भाई, अभिनव भारत के रूप में वीर भारत सभा करती थी। चलिए डिटेल पढ़ देते हैं थोड़ी सी। वीर भारत सभा की बात करें तो विजय सिंह पथिक और राव गोपाल सिंह खरवा द्वारा 1910 में स्थापित वीर भारत सभा गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, कि राजस्थान में एक प्रांतीय शाखा के रूप में काम करते थे। ये प्रश्न मैंने अपने उसमें समझा दिया वनपाल में। राजपुताना मध्य भारत सभा की बात करें तो 1918 में स्थापित एक राजनीतिक संगठन था जिसे रियासतों ने जन जागृति का काम किया था। रियासतों में मारवाड़ सेवा संघ की बात करें तो 1920 व मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो 1938 में ये जोधपुर रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए काम करने वाली स्थानीय राजनीतिक संगठन थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है व्याख्या आप लोगों के लिए, मैं भी बता देता हूं भाई। अच्छा, बाद में बात करते हैं क्या है राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र किसे कहा जाता है? आगीबाण को कहा जाता है भाई, राजस्थानी भाषा का आगीबाण क्या है भाई? जय नारायण व्यास द्वारा। कहाँ पे? 1932 में ब्यावर से शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट आ जाती है डिटेल। आगीबाण या आग्नेय बाण पूरी तरह से राजस्थानी भाषा में प्रकाशित होने वाला राजनीतिक समाचार पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। प्रताप की बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र था, जिसे बिजोलिया किसान आंदोलन को देश स्तर पर चमकाया था। ये चर्चा अपनी पहले हो चुकी है। नवज्योति की बात करें तो रामनारायण चौधरी और दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा अजमेर में निकाला गया दैनिक समाचार पत्र था। और अखंड की बात करें, अखंड भारत की, तो जय नारायण व्यास द्वारा बंबई से निकाला गया हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। तो यहाँ पे आपका पहला जो अपना जीके स्पेशल पेपर था वो कंप्लीट हो जाता है भाई। और मुझे लगता है इस जीके स्पेशल पेपर में हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं, जो आपके पास लगभग 150 प्रश्नों को साथ लेके आया है। तो ऐसे ही अपनी जो मॉडल पेपर सीरीज है हम आगे तक लेकर चलने वाले हैं, आपकी एग्ज़ाम तक चलने वाली है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज होने वाला है भाई। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।